Hello students, so I welcome you all to this new session of Let's Crack the Gate initiative taken by TechU faculties. I am Shashank Avasthi, your instructor for the course of Design of Steel Structures. This is lecture number 13. In this lecture we are going to talk about the topic of design of beams, but before that we have to cover a few basic concepts related to design of batons. देखिए, इसके पहले वाली चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम देख लें, लेक्चर नंबर 12 को अगर हम लोग देख लें पूरा, तो लेक्चर नंबर 12 में हमने क्या क्या पढ़ा था वो अगर थोड़ा बहुत हमें समझ में आएगा तो थोड़ा आसानी जाएगी कंटिन्यूटी मेंटेन होने में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 12 में हमने लेसिंग्स के बारे में पढ़ा था। लेसिंग क्या, हमने ये देखा था कि उसमें जो वर्टिकल के साथ जो एंगल होता है वो कितना होता है, उसका स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, डायमेंशंस कैसे डिसाइड होते हैं लेसिंग के। देन वी हैव आल्सो दिस क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया कौन सा है? ये क्राइटेरिया है कि जब हमारे पास लेसिंग के बीच का जो मेंबर है, कंपोनेंट जो रहेगा वो बकल ना कर सके, इसलिए इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करवाते हैं। देन कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई थी कि ऑपोजिट साइड का जो लेसिंग होता है वो मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, टॉप एंड बॉटम में हमें प्लेट्स लगानी पड़ती है जिससे डिस्टॉर्शन ना हो सके। दोनों में से कौन सा अरेंजमेंट अच्छा है, मैंने बताया था दिस इज बेटर अरेंजमेंट एज कम्पेयर टू दिस अरेंजमेंट। देन वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि लेसिंग मेंबर एक ट्रस की तरह डिजाइन होते हैं, तो उस पर लगने वाली जो एक्सियल फोर्सेस हैं वो किसके बराबर हैं। मैंने इस कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जो शेयर फोर्सेस होती हैं वो शेयर फोर्सेस जो कंप्रेसिव लोड होता है वो शेयर फोर्सेस में कन्वर्ट होता है, और शेयर फोर्सेस जो होती हैं वो फिर इनमें एक्सियल लोडिंग में कन्वर्ट होती हैं। दिस इज द थिंग। फिर हमने इसको डिराइव किया था, इस रिजल्ट को हमने डिराइव किया था कि एक्सियल फोर्सेस का कितने के बराबर होती है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, दैट इज कितने नंबर ऑफ रिवेट्स चाहिए हमें या कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स चाहिए, उसके बारे में बात हुई थी, है ना। देन वी हैव एज फार एज पॉसिबल हमें ये देखना चाहिए एक्सेंट्रिक लोड नहीं होना चाहिए, ये भी बात हो गई थी। ठीक है, और क्या कि क्रॉस मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्रॉस मेंबर्स क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं तो वो सिस्टम इनडिटर्मिनेट हो जाएगा और फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर द लास्ट लेक्चर। अब हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, so in today's lecture we are going to talk about few basic concepts of batons। देखिए, जो काम लेसिंग कर रहा था, लेसिंग का क्या काम था? लेसिंग का काम था दो कॉलम के कंपोनेंट्स को साथ में जोड़कर रखना। दो कॉलम के कंपोनेंट्स को साथ में जोड़कर रखना, ये काम था लेसिंग का, और यही काम था टैक रिवेट्स का, और यही काम करेगा बेटन भी। बेटन भी वही काम करेगा जो लेसिंग करती। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? देखो, लेसिंग और बेटन दोनों एक ऑप्शनल क्राइटेरिया है। जैसे हमारे सामने अगर दो चीजें दी हो, अगर हमसे ये कहा जाए कि आपके पास जो स्पेसिंग है वो कम है, तो हम यूज करेंगे टैक रिवेट्स का। ठीक है, और अगर हमारे पास स्पेसिंग ज्यादा है दोनों कंपोनेंट के बीच में, से मान लो दो सी सेक्शन, इनकी स्पेसिंग काफी ज्यादा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लेसिंग यूज कर सकते हैं या तो हम बेटन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर बोथ ऑप्शनल। ठीक है, ये नहीं है कि ये ज्यादा अच्छा है कि ये कम अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, यू कैन यूज इट एज एन ऑप्शन की वेदर यू वांट टू यूज दिस थिंग और यू वांट टू यूज दिस थिंग। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि लेसिंग जो होती है वो ट्रस की तरह डिजाइन की जाती है, जबकि बेटन जो होता है उसको फ्रेम की तरह डिजाइन किया जाता है। अब इसके पहले वाले जो लेक्चर हैं उनमें मैंने आपको बताया था इनके बारे में। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाके आप लोग देख लो। अगर वो है तो मैंने क्या बताया था वो मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रस में सिर्फ एक्सियल फोर्सेस होती है। ट्रस के जो मेंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक्सियल फोर्सेस होती हैं, और फ्रेम में एक्सियल और बेंडिंग दोनों प्रकार की फोर्सेस होती हैं। यानी फ्लेक्चर भी देखने को मिलता है और एक्सियल स्ट्रेसेस भी देखने को मिलते हैं। तो बेस्ड ऑन द स्पेसिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्ट अप कॉलम, we have to decide whether we have to use a tack rivet,
वेदर वी हैव टू यूज अ लेसिंग और वेदर वी हैव टू यूज अ बेटन। ठीक है, देखिए लेसिंग और बेटन में एक तो मूलभूत जो फर्क होता है वो ये होता है कि एक ट्रस होता है, एक फ्रेम होता है। बाकी जो है फर्क वो उनके बेसिक थोड़े बहुत डायमेंशंस में फर्क है और कुछ क्राइटेरियाज में फर्क होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहां लिख लीजिए चॉइस ऑफ कनेक्टिंग मेंबर्स इन अ बिल्टअप कॉलम। बिल्टअप कॉलम में क्या चॉइस ऑफ कनेक्टिंग मेंबर है वो मैंने यहां आपके सामने शो कर दिया। ठीक है, अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में यहां पे वीडियो को पॉज कर लो और इसको अपनी लैंग्वेज में एक बार लिख लो जो जो मैंने आपको यहां बताया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बेटन्स नाउ। अब बेटन होता क्या है, बेटन क्या होता है भैया। लेसिंग तो हमें समझ में आ गई थी कि वो उस प्रकार की चीज होती है कि ट्रस जैसी बनती है। तो बेटन क्या होता है मैं अभी वो बना के दिखा देता हूं आपको। सपोज ये जैसे दो कंपोनेंट हैं जो मिलकर एक कॉलम बना रहे हैं हमारे पास। तो ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है और इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था कि लेसिंग में टॉप और बॉटम में प्लेट्स को लगाया जाता है और वो जो प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, इन मेंबर्स को डिस्टॉर्ट होने से रोकती हैं या बचाती हैं ताकि ये जो कॉलम है इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो मेंटेन रह सके और क्रॉस सेक्शन में कोई भी बदलाव ना आए। ठीक है, तो बेटन क्या करता है, बेटन उसी प्रकार की प्लेटें होती हैं जो हमने टॉप और बॉटम में लगाई थी। वैसी ही प्लेटें जो हमने टॉप और बॉटम में लगाई थी वैसी ही प्लेटें अब ऑल थ्रू द लेंथ हम वैसी ही प्लेटें लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूं यहाँ पे, इससे और ज्यादा चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। जैसे मान लो दिस इज अ बेटन। ओके, सो दिस इज अ बेटन। ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, इस तरीके से करके ये तीसरी प्लेट हो गई। तो ये एक ऐसा बेटन हो गया है ना। नाउ दिस इज अ बेटन। ओके, सो बेसिकली 1, 2 and 3 ये यहाँ पे ये सारी प्लेट्स हैं और ये जो प्लेटें हैं ये सारी की सारी नीचे के डायरेक्शन में इनको जोड़ के रख रही हैं। ये पूरा एक दो कंपोनेंट्स हैं। अब मैं दोबारा से नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट और बिल्टअप कॉलम के बारे में हमने बहुत डिटेल में पहले ही स्टडी कर लिया है। इसके पहले कंप्रेशन मेंबर पार्ट 1 में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काले से जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया ना, दिस इज नोन एज अ बेटन। इसी को हम कहते हैं बेटन। अब बेसिकली बेटन क्या है, प्लेट्स होती हैं, एक टाइप की प्लेट्स। हम लोग क्या करते हैं, प्लेट्स का उपयोग करते हैं जिन प्लेट्स को इन दोनों कंपोनेंट्स को साथ में जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक, अब क्या, अब जैसे हमने लेसिंग में किया था कि लेसिंग में हमने क्या किए थे, कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिनसे हम लेसिंग के बारे में सब कुछ जानने के लिए, मतलब हम सब कुछ जान रहे थे, है ना। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जिससे हम बेटन्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी के बारे में पता करेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है, पहला पॉइंट तो हम यही लिखना है कि बेटन्स आर डिजाइन्ड एज मेंबर्स ऑफ अ फ्रेम। बेटन्स आर डिजाइन्ड एज मेंबर्स ऑफ अ फ्रेम। पहली चीज तो ये मैंने आपको बताई दिया। यानी इसका मतलब क्या है कि बेटन में दोनों प्रकार की फोर्सेस हमें देखने को मिलेंगी। वी आर गोइंग टू हैव एक्सियल एज वेल एज बेंडिंग। ये दोनों चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं बेटन में। ठीक है, अब देखिए एक्सियल मोस्टली इस केस में हमें नेग्लिजिबल होता है। फ्रेम के केस में, फ्रेम के केस में क्या होता है, फ्रेम के केस में जो आप बीम की जो डिजाइन करते हो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में, उसमें एक्सियल स्ट्रेसेस का ज्यादा उपयोग देखने को हमें नहीं मिलता। हम तो बेंडिंग और शियर फोर्स से ही पूरा खेल कर देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इन्हीं दोनों पे तो बात हुई है जब भी हम बेंडिंग और इसकी बात करते हैं, जब भी बीम की बात करते हैं। और बीम जो होता है, बीम इज अ कंपोनेंट ऑफ अ फ्रेम। बीम और कॉलम जो होते हैं ना, यही होते हैं जो एक बिल्डिंग के फ्रेम के कंपोनेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि हम जिस इमारत में अभी रह रहे हैं वो इमारत एक फ्रेम है। हम जिस घर में अभी रह रहे हैं
वो घर एक फ्रेम है, वो घर एक ट्रस नहीं है। ट्रस होता तब जब सर हर मेंबर में बेंडिंग नहीं आती, लेकिन हम जहां रह रहे हैं उसके हर कंपोनेंट में बेंडिंग और शियर फोर्स आ रही है। दैट इज व्हाई हम ये कह सकते हैं कि हम अपने चारों तरफ फ्रेम को देख रहे हैं, हम उस फ्रेम के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो कल कोई आपसे कहे कि आप कहां रहते हैं, तो आप उनको साफ साफ कह सकते हैं कि सर हम फ्रेम के अंदर रहते हैं। मतलब उसको लगेगा कि दूसरा प्रकार का फ्रेम है, पर उस प्रकार का फ्रेम नहीं। उनको सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में हम फ्रेम के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, सो द थिंग इज दिस। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज, अगले पॉइंट पे आते हैं, द सेकेंड पॉइंट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द मिनिमम नंबर ऑफ बेटन्स, ये लिखते जाओ, मिनिमम नंबर ऑफ बेटन्स रिक्वायर्ड इज, रिक्वायर्ड तो नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ बेटन्स जनरली 4 के बराबर होता है। दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ बेज, ये हमारे पास 3 होते हैं। यानी अगर हमने 4 बेटन लगाए, 1 2 3 और 4, वो चौथा बेटन। अभी जो 4 बेटन हमने लगाए, तो ये जो 4 बेटन है ये हमारे पास, जैसे अब यहां मैं लगा के दिखा देता हूं, जिससे क्या है कि चीजें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो ये अपने पास एक चौथा बेटन लग गया। ठीक है, एक के ऊपर एक लग गए सारे बेटन यहां पे। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये मैंने बेटन लगा दिया। 4 बेटन आपके सामने यहीं पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब मेरे पास बेज कितने हो गए, बे मतलब क्या होता है, फ्लोर्स। तो फ्लोर कितने हो गए, 1 2 3 फ्लोर बन गए हमारे पास इन 4 बेटनों के उसमें। तो ये एक जनरल परसेप्शन है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग 4 बेज, मिनिमम 4 बेज तो लेके, मिनिमम 4 बेटन तो लगाते ही हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर मिनिमम 4 बेटन लगा, इसका मतलब वो ऊपर और नीचे वाली प्लेट तो नहीं लगानी पड़ेगी फिर ना, है ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इतनी कंजूसी नहीं करनी है अपने वो जीवन में, है ना। ये नहीं है कि हम लोग बेटन लगा दिए और ऊपर और नीचे की प्लेट लगाना भूल जाओ। ऊपर और नीचे की प्लेट नहीं लगेगी तो क्या होगा, वो जो मेंबर होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और वो मेंबर डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो बीच के बेटन क्या करेंगे, अचार डालेंगे, कुछ वो किसी काम के नहीं है अपने। तो ऊपर और नीचे की प्लेट को तो लगाना ही है, उसके अलावा मिनिमम 4 नंबर ऑफ बेटन की तो जरूरत है ही अपने को, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटन लगाने से तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो 10% बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, देखो याद करो, लेसिंग के टाइम पे जब हमने पढ़ा था तो क्या हुआ था कि जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू थी वो 5% बढ़ी थी। यहां इसके टाइम पे जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होगी वो 10% बढ़ेगी। 10% बढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है कि स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम होता है। यानी इफेक्टिव लेंथ को अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं तब जाके हमें स्लेंडरनेस रेशियो देखने को मिलता है। तो अगर इफेक्टिव लेंथ में ज्यादा इंक्रीमेंट आया तो स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा बढ़ेगा, वो ज्यादा बढ़ेगा तो एफसीडी की वैल्यू पे भी उतना ही इफेक्ट आएगा। अब कितना आएगा, बढ़ेगा कि कम होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने जो कोड में वो बड़ा सा फॉर्मूला देखा था इसके पहले कि एफसीडी जो है वो Fy अपॉन गामा एम नॉट और नीचे वो फाई और जो ये जो हमने फॉर्मूला जो देखा था इसके पहले एक हमने न्यूमेरिकल जो किया था, उस फॉर्मूले में से हम ये इफेक्ट को देख पाएंगे कि वो वैल्यू के बढ़ने से, लेमडा की वैल्यू को बढ़ने से एफसीडी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब ये जो चीज है हमें बस इतना याद रखना है कि अगर हमने बेटन का उपयोग किया है तो एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी उसमें 10% का इंक्रीज आ जाएगा, और एल इफेक्टिव की वैल्यू में अगर 10% का इंक्रीज आ गया तो हम लोग ये कहेंगे कि लेमडा की वैल्यू में भी 10% का इंक्रीज आ जाएगा। अब ये एल इफेक्टिव है क्या, ये एल इफेक्टिव है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ये एल इफेक्टिव क्या है, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, ये उस कॉलम के कंपोनेंट की इफेक्टिव लेंथ नहीं है, ये ओवरऑल कॉलम की इफेक्टिव लेंथ है। यहां ये लिख लो, बिल्ट अप कॉलम लिख लो ताकि आसानी जाए। बिल्ट अप कॉलम की
इफेक्टिव लेंथ जो होती है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ओवरऑल लेंथ, पूरे कॉलम की जो लेंथ है वो बढ़ गई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि चौथा वाला क्राइटेरिया जो है दिस इज वही क्राइटेरिया है जो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, वो मिरर इमेज वाला क्राइटेरिया है जो इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि लेसिंग जो एक फेस में लगती है और जो दूसरे फेस में लगती है वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। सिमिलरली बेटन भी यही है, एक तरफ की बेटन और दूसरी तरफ की जो बेटन है वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सिमेट्रिकल, सिंपल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ बकलिंग के लिए क्राइटेरिया कौन से होते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कंपोनेंट बकलिंग के लिए क्राइटेरिया ये सेम है, ये बिल्कुल नहीं चेंज होगा। एक मिनट, प्रिवेंशन ऑफ कंपोनेंट बकलिंग, अब देखो प्रिवेंशन ऑफ कंपोनेंट बकलिंग के ऊपर कौन सा क्राइटेरिया होता है, जरा ध्यान से देखो। क्राइटेरिया बहुत साफ है, हमने इससे पहले इसको पढ़ा है। दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 एंड दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स लैम्डा ऑफ होल कॉलम। अरे बाबा, दिस इज अ थिंग। तो यानी अगर एक कंपोनेंट है हमारे पास, उसका कुछ लैम्डा हमने निकाला, और ये जो डिपेंड करेगा, ये दो, मतलब जैसे अगर हमारे पास ये एक कॉलम है, ये एक तरफ का एक बेटन है, ये दूसरा बेटन है, तो इन दोनों बेटन के बीच का ये जो कंपोनेंट है एस, ये जो बीच का कंपोनेंट है, इसको प्रिवेंट करना है। इसको प्रिवेंट करना है कि इस कंपोनेंट में बकलिंग ना आ जाए गलती से, इस कंपोनेंट में बकलिंग ना आ जाए गलती से। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? और ये सेम क्राइटेरिया हमने लेसिंग में भी पढ़ा है, क्योंकि लेसिंग और बेटन जरूरी थोड़ी है, जरूरी यह है कि वो बीच का कंपोनेंट इस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बकल नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। उसमें थोड़ी ना ज्यादा अपन लोग लेसिंग और बेटन के अलग अलग क्राइटेरिया क्यों रखेंगे? लेसिंग और बेटन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया क्यों रखेंगे? एक ही क्राइटेरिया आप लोग यूज करेंगे दोनों के लिए, ठीक है? तो ये दिस डिसाइड, तो ये कौन सा फैक्टर है? ये दिस विल डिसाइड व्हाट विल बी द स्पेसिंग बिटवीन द टू बेटन्स। दो बेटन्स के बीच की जो सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग है वो ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है। समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डायमेंशंस हैं जो मैं यहां नहीं बताऊंगा, बिकॉज आज तक कभी गेट के पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं आया है, ठीक है? डायमेंशंस के बारे में आपको इसमें, क्योंकि डिजाइन के प्रॉब्लम गेट में नहीं आते हैं और एनालिटिकल प्रॉब्लम्स ही पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो यू विल नॉट बी, मतलब अगर मैं बता भी दूं आपको तो फिर आपका ये रहेगा कि हम इसे भी याद कर लेते हैं। दैट विल बी ऑफ नो यूज टू यू, दैट विल बी ऑफ कंप्लीटली यूजलेस। दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग द डायमेंशंस पार्ट। आप डायमेंशंस के बारे में किसी एक टेक्स्ट है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना कि डायमेंशंस को कैसे डिसाइड किया जाता है बेटन्स के। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर गेट, नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग इट, ठीक है? बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन ओनली दोज टॉपिक्स विच मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? अब हर चीज को अगर हम लोग लिखने या कवर करने जाएंगे तो जो लिमिटेड टाइम पीरियड है उसमें पूरी चीजें हम लोग कवर कर भी नहीं पाएंगे। तो यू कैन स्किप द डायमेंशंस। ये डायमेंशंस ऑफ बेटन को हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और अभी आने की संभावना भी काफी कम है, ठीक है? फोर्सेस इन बेटन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये है, ये 6th वाला टॉपिक हो गया था तो इसको हमने स्किप कर दिया। 7th वाले पे आते हैं, फोर्सेस इन बेटन्स। अच्छा भैया, फोर्सेस इन बेटन्स। अब याद करो, मैंने बताया था कि बेटन्स जो होते हैं वो एक प्रकार का फ्रेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रेम। जो बेटन सिस्टम है वो फ्रेम की तरह एक्ट करता है। तो देखो, मामला वही होने वाला है। मामला क्या होने वाला है? मामला वही होने वाला है। हमें सबसे पहले क्या है, कुछ एक्सियल लोड की वैल्यू पता होगी। इस एक्सियल लोड से फिर हमें लॉन्गिट्यूडनल शियर में उसे कन्वर्ट करना है, और उस लॉन्गिट्यूडनल शियर से
फिर हमको लेना है और उसको फिर कन्वर्ट करना है बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स एक्टिंग इन अ बेटन में। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी ये वो एक्सियल लोड है, जैसे ये मान लो कि ये कॉलम है, ये इस पे एक्सियल लोड लग रहा है कुछ पीयू। इस एक्सियल लोड को हम कन्वर्ट करेंगे इस कॉलम पे लगने वाले लॉन्गिट्यूडनल शियर से, जो कि कोड में गिवन है, ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल शियर है इसकी वैल्यू होती है 2.5% ऑफ पीयू, जो हमने इससे पहले लेसिंग में भी पढ़ा था। सेम, यानी 2.5% होता है हमारे पास, जो ऊपर अल्टीमेट जो लोड लगता है उसका 2.5% होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल शियर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल शियर फिर बाद में हमें मदद करता है टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, जो कि बेटन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। और जब ये हमें पता चल जाएगा कि इतना बेंडिंग मोमेंट और इतना शियर फोर्स बेटन के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो हम बेटन की डिजाइन कर लेंगे। पर आपने तो सर अभी कहा था हमसे कि डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आपसे ये तो पूछा ही जा सकता है ना कि उस बेटन में कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ। अगर आपको एक्सियल लोड गिवन है, आपको पूरे डायमेंशंस गिवन है, तो आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है कि बेटन में कितना बेंडिंग मोमेंट या कितना शियर फोर्स डेवलप हुआ। बिल्कुल पूछा जा सकता है, एनालिटिकल प्रॉब्लम है। देखो, गेट मोस्टली फोकसेस ऑन एनालिटिकल टाइप प्रॉब्लम्स जो कि ऑब्जेक्टिव होती हैं, जिनका एक फिक्स्ड आंसर होता है, ठीक है। दे डोंट फोकस ऑन डिजाइन टाइप प्रॉब्लम्स, बिकॉज डिजाइन में क्या होता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। या तो वो डिजाइन का अगर कुछ ऐसा आपसे बोल भी देंगे कि चलो ठीक है इसमें स्टील बताओ, तो वो बाकी सारी चीजों को अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना होता गेट के पेपर में। यू डोंट हैव टू अज्यूम एनीथिंग। 99.999% केसेस में देयर इज नो अजम्पशंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन एनी क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग गेट, इन एनी क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग स्टील, ठीक है। कोई अजम्पशन इन्वॉल्व नहीं होते, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सियल लोड को पहले लॉन्गिट्यूडनल शियर में कन्वर्ट करते हैं, और वो लॉन्गिट्यूडनल शियर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल शियर की मदद से देन वी कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ठीक है। तो अब इसके बारे में और इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली स्किप करता हूं और आपको इस पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। अच्छा, ये बात और है, एक बात और मैंने बताई थी इससे पहले लेसिंग में, कि ये जो VU जो लॉन्गिट्यूडनल शियर है ना, दिस आल्सो गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम्स, ये सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन्स। ये भी बताया था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेन्स। अब नंबर ऑफ प्लेन्स क्या है सर? अगर इसी कॉलम को हम ऊपर से देखें, तो वी कैन वेरी इजीली सी दैट, अगर जैसे मान लो कि आई हैव गॉट दिस कॉलम, दिस इज अ कॉलम, आई हैव गॉट दिस कॉलम, और इस कॉलम के अब ऐसा भी हो सकता है कि हम इस कॉलम के एक तरफ ही बेटन लगाएं, ठीक है। फिर एक ऐसी चीज भी हो सकती है कि अगर हम एक मिनट ना, अरे यार थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, चलो कोई बात नहीं। फिर एक ऐसी चीज भी हो सकती है कि हम लोग क्या करें, हम लोग ऐसा कर लें कि हम एक की जगह पे, अच्छा ये यहां पे आ गया, सॉरी दिस इज ओवर हियर, तो ऐसा भी हो सकता है, सॉरी ओके, ये यहाँ पे आके क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं कहाँ जाके चिपक जाती है पता नहीं चलती। अब ये है हमारे पास, ये या तो एक प्लेन हो सकता है, अगर एक प्लेन नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लेन हो जाए, ठीक है। और दो प्लेन के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा जो कॉलम है इसके ऊपर तीन प्लेन हो जाए, ऐसे करते करते हो सकता है। तो नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ बेटन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये VU कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये वाला केस है, पहला वाला केस है, तो इसके केस में तो जो VU होगा इट विल बी कंप्लीटली टेकन बाय दिस बेटन, ठीक है। ये वाला बेटन इसको पूरी तरीके से ले लेगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि जो VU होगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू प्लेन्स,
क्योंकि यहाँ पे दो प्लेन है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये। अब ये दोनों प्लेन्स हैं, इनके बीच में इस शेयर फोर्स को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब जो शेयर फोर्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन दोनों प्लेन्स में, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि बोथ दी शेयर फोर्स जो मतलब लॉन्गिट्यूडनल शेयर फोर्स जो पहले जितनी ऐड करी, मान लो 200 अपने पास थी, तो यहाँ पे जो बेटन है इसको 200 के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, और इस केस में जो बेटन है इसको हमें 100 और 100 यानी 200 की जगह पे हाफ के लिए हमको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बेटन हमने, मतलब नंबर ऑफ प्लेन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन बेटन्स को कितने फोर्स को काउंटरैक्ट करना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अब हम सीधे बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स निकालने पे। तो सपोज पहले एक डायग्राम बना लो ताकि इसको समझने में आसानी जाए। ठीक है, सो दिस थिंग और देयर इज दिस, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जा रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोग सीधी बनाइएगा। देखिए क्या रहता है ना, जब आप कोई चीज को समझा रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं साथ में, तो थोड़ा बहुत क्या हाथ ऊपर नीचे हो जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो ये V/2n V/2n ये हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल शेयर की वैल्यू है जो इन दोनों कॉलम्स में आधी आधी बढ़ गई है। ठीक है, ये मैंने बताया था V/n होता है पर प्लेन के हिसाब से इतना शेयर फोर्स हमारे पास जनरेट होगा। अब क्या होगा, मान लेते हैं सपोज दो बेटन्स के बीच में सेंटर टू सेंटर की जो दूरी थी वो c के बराबर थी, तो ये c/2 हो जाएगा, ये c/2 हो जाएगा। ये एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी है किसी भी कंपोनेंट की। ठीक है, फिर इसके बाद c/2 के ऊपर जस्ट इसी का एक रेप्लिका ऐसा का ऐसा इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो मतलब पूरा का पूरा कॉलम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ बोल्ट्स लगे हुए हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी बोल्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू, अभी जो बोल्ट अगर यहाँ लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ एक फोर्स लग रही होगी नीचे के डायरेक्शन में, और यहाँ पे कुछ एक फोर्स लग रही होगी ऊपर के डायरेक्शन में। अब आप कहोगे सर ये फोर्सेस क्यों लग रही हैं, व्हाई आर दीज फोर्सेस बीइंग जनरेटेड। देखो मेरी बात समझो, ये मैं नीले से बता रहा हूं, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये एक क्लॉकवाइज कपल जनरेट कर रही है। ध्यान से देखो, हो रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज कपल जनरेट हो रहा है ना। ओके, अगर ये क्लॉकवाइज कपल जनरेट कर रही है तो इसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमें एक एंटी क्लॉकवाइज कपल की भी तो जरूरत है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, इस एंटी क्लॉकवाइज कपल को जनरेट कर रही हैं। समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लॉकवाइज कपल है, दिस इज जनरेटेड बाय द ट्रांसवर्स शीयर फोर्स। ट्रांसवर्स शीयर फोर्स की वजह से ये क्लॉकवाइज कपल जनरेट हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये हमारे पास जनरेट हो रहा है एट द लोकेशन ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स की लोकेशन के अबाउट हो रहा है। ठीक है, अगर अब हमें वो निकालना है, मोमेंट निकालना है, जैसे मान लो इक्विलिब्रियम के लिए जो मोमेंट होता है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो मान लो इसको, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ने इसके अबाउट अगर हमने मोमेंट कैलकुलेट किया, तो जो नेट मोमेंट जो इस पॉइंट के अबाउट आना चाहिए वो दैट शुड बी इक्वल टू 0, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना होगा नेट मोमेंट हमारे पास, द नेट मोमेंट विल बी इक्वल टू V/2n मल्टीप्लाइड बाय C/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस V/2n मल्टीप्लाइड बाय C/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखो ये वो कपल है जो ये वाली फोर्स जो हमारे पास जनरेट कर रही है यहाँ पे, और ये वो कपल है जो हमारे पास ये वाली फोर्स हमारे पास, ये जो टर्म है ये इस कपल को शो कर रहा है, और ये जो टर्म है ये इस कपल को शो कर रहा है। ये दोनों कपल जो है, बोथ दीज कपल्स आर एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
आर एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इन दोनों कपल को काउंटरएक्ट करने के लिए जो तीसरा कपल है ये हो गया एफ। तो जो एफ है, दिस एफ, और मान लेते हैं कि इसके सेंटर टू सेंटर की कुछ दूरी है एस मेरे पास यहां पे। तो एफ इंटू एस इज इक्वल माइनस एफ इंटू एस, ये हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कपल। ये हो गया क्लॉकवाइज कपल, ये हो गया क्लॉकवाइज कपल, ठीक है। तो नेट जो है हमारे पास, नेट जो फोर्स होगी, दिस शैल बी इक्वल टू 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v बाय 2n अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो वी कैन वेरी इजीली गेट माइनस एफ इंटू एस प्लस वी सी बाई 2n प्लस वी सी बाई 2n इज इक्वल टू 0। तो वी सी बाई 2n, वी सी बाई 2n ये हो गया हमारे पास वी सी बाई एन के बराबर। तो दिस विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस इज इक्वल टू वी सी बाई एन के बराबर, और एस एफ विल बी इक्वल टू देन वी सी अपॉन एन एस के बराबर। तो दिस शैल बी द वी सी बाई एन एस, दिस शैल बी द shear force acting on the rivets। ये वो shear force होगी जो उस rivets के ऊपर एक्ट कर रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है जो कि बेटन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। पहला तो shear force और दूसरा बेंडिंग मोमेंट। तो shear force तो हमने निकाल लिया, shear force तो हमने निकाल लिया। अब ये shear force कहाँ एक्ट कर रहा है, कहाँ निकाला हमने? shear force हमने निकाला at the location of rivets। rivets की लोकेशन पे shear force को निकाला। क्यों निकाला? क्यों निकाला? खुद सोचो क्यों निकाला? देखो shear force जो है ये ट्रांसवर्स फोर्स होती है, किसी भी मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे इस बेटन को देखें तो इस बेटन के ऊपर shear फोर्स हमें उस पॉइंट पे निकालनी है जो पॉइंट क्रिटिकल हो, जो पॉइंट क्रिटिकल हो। तो जब फुटिंग की भी जब हम लोग डिजाइन करते हैं ना, तब भी हम एक सेक्शन को चूज करते हैं और उस चोजन सेक्शन के ऊपर ही हम क्या करते हैं, फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो सेक्शन क्रिटिकल माना जाता है। यानी उस सेक्शन को अगर हमने बचा लिया तो उसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा जो कॉलम है या पूरा का पूरा जो फुटिंग है वो सेव्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें तो इस बेटन में ये जो दोनों पोर्शन है, यानी जहां पे बोल्ट लगाए हुए हैं, इन दोनों पोर्शन में अगर हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर लें और उसको रिवेट वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर दें तो हम ये बता देंगे कि यहाँ कितने बोल्ट लगाने हैं और यहाँ कितने बोल्ट लगाने हैं। दैट इज व्हाई वी नीड द shear फोर्स एट द सेक्शन जहां रिवेट लगाया गया है। और किसी सेक्शन में shear फोर्स लगा के करोगे क्या? और किसी सेक्शन में shear फोर्स निकाल के करोगे क्या? वो किस उपयोग आएगी तुम्हारे, ये बताओ। It is going to be of no use. That is why we calculate the shear force at the junction of the batten with the column component। और कॉलम कंपोनेंट के साथ जहां वो जुड़ रहे हैं उस पॉइंट पे जहां बोल्ट लगाना है, वहां पे हमें अगर ये फोर्स पता चल जाए तो इस फोर्स को मैं उसकी रिवेट वैल्यू या बोल्ट वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि मुझे कितने बोल्टों की जरूरत है। तो इसका एक यूजेज क्या है? दिस फोर्स कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोल्ट्स। वाह सर जी वाह, क्या बात, ये है ना बिल्कुल, दिस इज टॉपर मटेरियल 100%। दिमाग को कनेक्टिविटी बिठानी आनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी ये कहती है कि हमने कनेक्शन वाले यूनिट में पढ़ा था सर कि अगर हम ओवरऑल फोर्स को उसकी रिवेट वैल्यू या उसकी बोल्ट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हम ऑप्टिमम नंबर ऑफ बोल्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं।
तो अब समझ में आया कि मैंने shear force के बारे में क्यों बताया था, क्योंकि मैं ये भी कैलकुलेट करना चाहता था। देखो अकेला मैं ये भी वर्ड यूज कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट ये ही निकालना होता है। इसके अलावा भी शेयर फोर्स दूसरी कैटेगरी शेयर के लिए भी हम इसको मतलब चेक कर सकते हैं, पर शेयर के चेक से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम नंबर ऑफ बोल्ट्स को कैलकुलेट करें। अगर हमने नंबर ऑफ बोल्ट्स को सही कैलकुलेट कर लिया तो ये जो कनेक्शंस है ये सेफ बने रहेंगे। आई होप everyone has understood whatever I was trying to deliver। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि shear force निकाल ली तो बस एक ही चीज बच रही है अब हमारी, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बस यही बच रही है अब हमारी, है ना। तो वो भी करके आप लोग देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सेक्शन, देखो रहना वही वाली चीज है, बस चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। बोलते ना, चीजें रहती वैसी ही हैं, बस हम उनको देखने का तरीका बदल देते हैं तो चीजें अच्छी और बुरी दिखने लग जाती। उसी तरीके से स्टील में या स्ट्रक्चर में फोर्स के लगने के तरीके को देखना आप बदल दोगे तो उस फोर्स का इफेक्ट भी बदल जाता है। बहुत खूबसूरत सा एक, मतलब क्या बोले, शायरी जैसी चीजें। बिल्कुल दिमाग जो है ना बिल्कुल घूम जाता है इन सब चीजों के बारे में। और सोचो, ज्यादा फर्क नहीं है सिविल इंजीनियरिंग और फिलॉसफी में, बात एक ही है, बस ये है कि सोचने वाला दिमाग चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सपोज यहाँ पे कुछ बेंडिंग मोमेंट एम आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ फोर्स तो पता ही है कि फोर्स कितनी थी, जो मैंने इससे पहले आपको बताया VC अपॉन N इंटू एस के बराबर होती है कि नहीं होती, है ना, ये होती है अपने पास। और दूसरा एक ये है कि हम ये भी इसको लिख सकते हैं कि हमने इससे पहले ये भी देखा था कि ये V अपॉन 2N के बराबर होती है, लॉन्गिट्यूडनल शेयर फोर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि मैंने कहा था कि हमने इसके पहले क्या कहा था कि हम सबसे पहले PU लेंगे, फिर उससे VU निकालेंगे, VU से फिर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे फिर से VU तक हम पहुंच गए, यानी हमें लॉन्गिट्यूडनल शेयर फोर्स की वैल्यू पहले से नोन है, और इस वैल्यू को से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट के अबाउट जो नेट बेंडिंग मोमेंट होगा दैट शैल बी इक्वल टू 0। तो नेट बेंडिंग मोमेंट 0 के बराबर होगा, ये तो क्राइटेरिया हमें नोन है, वी नो दिस क्राइटेरिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे नेट बेंडिंग मोमेंट को 0 करना है, और ये कपल है जो इस C की दूरी पे लग रहा है हमारे पास, सेंटर टू सेंटर, ठीक है, इतनी दूरी पे लग रहा है, तो V अपॉन 2N इंटू C ये हमारे पास हो गया मोमेंट। इस मोमेंट को N से नलिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे नेट बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे नेट मोमेंट 0 हो पाएगा, बेंडिंग मोमेंट नहीं, यहाँ पे नेट मोमेंट 0 हो पाएगा। और ये N क्या है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन अ बेटन के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है ये वो है। अच्छा सर, तो इसके पहले आपने बताया था कि बेटन के ऊपर कितना शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है इस वाली कैलकुलेशन के थ्रू, और अब आप हमें बता रहे हैं कि एक बेटन के ऊपर कितना कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है। देखो कितनी बड़ी बातें बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट चेंज नहीं करेगा। बेटन की लेंथ के अबाउट, जितना लंबा बेटन होगा उसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। मैं बताता हूं कैसे। देखो n की वैल्यू आ गई मेरे पास VC अपॉन 2N के बराबर। अब समझना मेरी बात, इस रिलेशन को ढंग से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि चेंज क्यों नहीं होगा। देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं बदल सकती, it cannot change, the C cannot change, V cannot change, number of planes of Baton cannot change। तो जब कुछ भी नहीं बदल सकता और 2 की वैल्यू को तो तुम 0 तो कर नहीं दोगे, 2 की वैल्यू को 0 तो कर नहीं दोगे, 2 तो 2 ही रहने वाला है। तो जब सब कुछ कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं होगा क्या?
तो यू हैव टू मेमोराइज बोथ दीज रिजल्ट्स। अब आपको डायरेक्टली मैं दोनों रिजल्ट्स को कंपाइल कर देता हूं। तो shear force इज इक्वल टू VC अपॉन N इंटू S के बराबर एंड बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू VC अपॉन 2 इंटू N के बराबर। जहां पे अब ये दोनों जो रिजल्ट्स है, यू हैव टू रिजल्ट्स को याद रखना भी एक कला है। हर रिजल्ट याद नहीं रखा जाता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट याद रखना बहुत अनिवार्य है ना। अगर याद नहीं रखेंगे तो हम लोग रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे। हमें अपने इंजन में थ्रस्टर्स लगाने पड़ेंगे एंड दीज रिजल्ट्स आर थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स में समझते हो कि वो पुश, अचानक से एक पुश देते हैं हमें। अगर ये ऐसी कोई चीज हमसे डायरेक्टली पूछ ली जाए और हमें ये चीज पता हो तो हम इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, बशर्ते कि हम पूरी की पूरी डेरिवेशन को दोबारा से करें। तो आई होप यू कैन रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, मेमोराइज दीज रिजल्ट्स, याद कर लो। डेरिवेशन याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है डेरिवेशन कहां से आया क्या नहीं आया। इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो जाए कि कितना shear फोर्स एक्ट कर रहा है और कितना बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है किसी भी बेटन के ऊपर, ठीक है। These are the internal stresses which are generated inside a batten whenever it is used to bind two column components। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब मैं इसके एक एक टर्म को एक्सप्लेन तो नहीं करूँ ना। VU क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल शीयर। C क्या होता है, टॉप से बॉटम के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वो होता है। S क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास दोनों बोल्ट्स के बीच की दूरी होती है। और N क्या होता है, N are the number of planes which are in which the longitudinal shear force has been distributed। अब ये चीज मैं एक एक टर्म को डिस्कस कर चुका हूं। So with this we have completed the topic on batten। There is no requirement of solving any huge numerical, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इससे रिलेटेड। इसके प्रोविजन से रिलेटेड आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिए। साथ में गेट में इससे रिलेटेड शायद कभी थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हो, पर अभी तक तो उतना ज्यादा नहीं पूछे गए। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ऑब्जेक्टिव में जरूर ये वाले सवाल पूछे गए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर जब मैंने लिया था तब मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि प्लास्टिक एनालिसिस और कनेक्शंस, इन दोनों का ही बोलबाला चलता है स्टील में, इन दोनों का बोलबाला चलता है। इसका मतलब वही है कि इनसे रिलेटेड जो बेटेंस, लेसिंग्स और कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो काफी कम पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, काफी कम पूछे जाते हैं। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ बेटन which I have tried to deliver over here। And with this, on this note, now we are very happy that we are done with the topic of compression member। We are going to move on with the topic of beam now, design of beam या design of flexure member, ठीक है। So I congratulate you people, आपने इतना ज़्यादा पेशेंस रखा, इतनी देर तक आप लोग सुनते रहे। अब डिज़ाइन ऑफ बीम्स, ये ऐसा करते हैं हम लोग क्योंकि ये डिज़ाइन ऑफ बीम एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सो आई थिंक दैट वी कैन स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं, थोड़ा एक कंटिन्यूटी में भी मिल जाएगा। अभी क्या है, थोड़ा हो पाएगा फिर थोड़ा बच जाएगा, तो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, इट इज़ नॉट उतना मतलब बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो लेट अस स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेट्स वाइंड दिस लेक्चर अप हियर। सो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट इनफ टू लिसन टू मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुना। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आई हैं तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर पूरी तरह समझ में आ गई तो वो नीचे जो लाइक का बटन है उस पर आगे क्लिक कर दो, ठीक है। और टेक यू फैकल्टीज के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।